और अब बात करते हैं खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। मनीष सिसोदिया की जमानत मामले की 29 जुलाई को सुनवाई। आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस जारी किया, तो 29 जुलाई को अब सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल करेंगे मामले की सुनवाई। जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच में याचिका पर सुनवाई होगी। तो 29 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग किया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का मामले में गठन किया है। तो यह जानकारी सामने आ रही दिल्ली से। और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर यह जानकारी। अब आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस जारी किया है। अब 29 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये जानकारी सामने आ रही। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन किया गया और अब जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल मामले की सुनवाई करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही दिल्ली से। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर अब 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में 29 जुलाई आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन किया गया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच में याचिका पर सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, आज कोर्ट ने जो है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल जूही, देखिए जिस तरह से मनीष आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद जो बहस की थी तो लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 29 तारीख को फिर से दोबारा से सुनवाई है, क्योंकि लगातार वकील की तरफ से भी जो मनीष सिसोदिया के जो वकील है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अभी जो ट्रायल है, क्योंकि मनीष 16 महीने से जेल में बंद है, वही अभी ट्रायल चल रहा है, केस आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार अगर इस तरह रहा तो हो सकता है दोबारा से कोर्ट जाना पड़े। तो लगातार कहीं ना कहीं, लेकिन अगली 29 को होनी है। तो देखना आगे कि क्या मनीष सिसोदिया वहाँ पर कुछ राहत मिलेगी या फिर दोबारा से ट्रायल को लेकर के कोर्ट जाना होगा, क्योंकि उनके जो वकील का कहना है कि लगातार वही लोड से चलता नजर आ रहा है, अभी कोई केस आगे नहीं बढ़ रहा है, ना ही कुछ सुनवाई हो रही है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि हम दोबारा से कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई के जो नोटिस जारी किया उसमें भी ये कहा गया कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत है उसका क्या और सबूत बाकी बचे हैं वो पूरा पेश किया जाए। यानी कहीं ना कहीं अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें ईडी को पूरे सबूत पेश करने होंगे। अजय, बताया जा रहा है कि जस्टिस संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन करने के आदेश दिए थे और नए बेंच का गठन भी किया गया है। क्या इसको नए सिरे से जो है सुनवाई की जाएगी मामले की? बिल्कुल, देखिए जिसका जो वकील वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई थी लगता तो उसी तरह से, लेकिन जब 29 तारीख को सुनवाई होगी तो हो सकता है कि ट्रायल दोबारा से किया जा सकता है, क्योंकि बैच जो दल देखिए जो जज थे वो उस केस से हट गए हैं। अब नए तरीके से केस लड़ा जाएगा या फिर इसी केस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार वही दलीलें दी जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार वो अपनी जमानत को और जो गैर गिरफ्तारी को लेकर के हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या राजन कोर्ट जाते हैं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो हो सकता है कि अगर जज हटे हैं, अब नया जो बैच की नियुक्ति की गई है उसमें संशोधन किया जाएगा या फिर उसी तरह से ट्रायल किया जाएगा, और नहीं होता है तो हो सकता है कि दोबारा से इस केस को रिव्यू किया जाएगा, यानी कि दोबारा से केस लड़ा जाएगा। फिर देखना ये होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत है वो कितने सबूत पर्याप्त हैं, कितने और सबूत बचे हैं जो पेश नहीं किया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया कि हमें 29 तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी, और जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि नई टीमें भी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का जो है गठन किया है और अब जो है मामले की नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। जो नोटिस आज जारी किया गया कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ उसमें सूचना दी गई है, क्या हिदायतें दी गई है? देखिए अभी इस तरह से कोई सूचना या इसमें नई हिदायतें दी गई है, लेकिन यह कि 29 तारीख की डेट मांगी गई थी, जो 29 तारीख की डेट लगी है उस ट्रायल पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट से होगा या जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो क्या उसमें सबूत रखते हैं, या ईडी और सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया था उसमें क्या भी बचा है वो क्या पेश करते हैं। क्योंकि जब नोटिस जारी होता है तो उसमें कहते हैं सीबीआई और ईडी अब लगातार पूरे छानबीन करेगी दोबारा से और सारे सबूतों के नए बेंच के साथ में रखा जाएगा कि क्या ट्रायल दोबारा से किया जाए या फिर इसी सुनवाई के साथ साथ इस केस को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया अभी तक
जितनी भी उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी मानी नहीं, लगातार रद्द होती नजर आई है और उनकी डेट लगातार बढ़ती है, क्योंकि 16 महीने से वो अभी तिहाड़ जेल में ही बंद है। जी बिल्कुल, और 1 साल से ज्यादा, तकरीबन 1.5 साल हो गए और अब ऐसे में सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सुनवाई के लिए बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन भी किया गया है और अब जो है 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। तो वही ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर अब 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर अब 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। और वहीं बढ़ते आगे, रायबरेली से खबर सामने आ रही है। गुंडा टैक्स वसूली का चल रहा खुला खेल। लूडर चालक और क्लीनर को दबंगों ने जमकर पीटा। पुलिस को सूचना दे रहे ड्राइवर का फोन भी तोड़ा। वाहनों से कर रहे थे अवैध वसूली। चालक और क्लीनर रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है इनकी पिटाई की गई है। हालांकि पीड़ित ने पुलिस को लिखित सूचना दी है। तो ये रायबरेली से जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने को सूचना दे रहे ड्राइवर का फोन भी तोड़ा गया है। तो दबंगों की यहाँ दबंगई साफ तौर पर देखी जा रही है और लोडर चालक और क्लीनर को दबंगों ने जमकर पीटा है। वाहनों से अवैध वसूली का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, गुंडा टैक्स वसूली का जो धंधा है लगातार चला आ रहा है, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इस पर लगाम नहीं लग रहा है और रायबरेली से भी ऐसा मामला सामने आया। जी देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित शारदा नहर का बताया जा रहा है, जहां पर ड्राइवर और क्लीनर एक लोडर वाहन को लेकर आ रहा था। तभी जो गुंडा टैक्स वसूलने वाले लड़के होते हैं, चूंकि रायबरेली में अभी तक देखा जा सकता है कि जो टैक्सी स्टैंड पर गुंडा टैक्स वसूला जाता है वो आज भी कायम है, जबकि दिशा निर्देश दिए गए और जिम्मेदारों को ये निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूला जाए, क्योंकि टैक्सी स्टैंड का भी जो टैक्स होता है वो बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि रायबरेली जिले में इसी के दौरान कहासुनी ड्राइवर और क्लीनर में हुई, जहां 2 दबंग बाइक सवार थे, उसने पहले मारपीट हुई, उसके बाद जेब में रखे हुए पैसे छीन लिए और मोबाइल तोड़ दिया। ऐसा ड्राइवर के द्वारा आकर अपने मालिक को सूचना दी गई। तभी जो गाड़ी मालिक थे उनके द्वारा ये पूरे मामले की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में दी गई है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है अभी तक पुलिस का कोई रवैया सामने नहीं, यानी कहा जा सकता है किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं सुनिश्चित की गई। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूला जाता है। तो ऐसे में पुलिस का जो खेल है ये सामने आया, क्योंकि कहीं न कहीं ये पूरा मामले की तह पर अगर जाया जाए तो पुलिस की मिली भगत से ऐसे वारदात सामने आते हैं। लेकिन राजू, ये बड़ा सवाल है, इस खुले खेल पर लगाम क्यों नहीं लग पाता है? आए दिन ऐसी वारदात जो है सामने आती, दबंग साफ तौर पर खुलेआम टैक्स वसूली करते हैं। जी देखिए, मैं बता दूं कि ये कोई मिलेरिया थाना की बात नहीं है। पूरे रायबरेली जिले में अगर देखा जाए तो जो टैक्सी स्टैंडों पर दबंग टाइप के लोग होते हैं वो चिन्हित लोग होते हैं, उनको टैक्सी स्टैंड पे पुलिस की मिले भगत से लगाया जाता है और वो वाहनों से गुंडा टैक्स वसूलते हैं। तो ऐसे में आए दिन ऐसी मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस तक पहुंचते मामले को दबा देती है पुलिस, और ऐसे में कार्यवाही बजाय सुलहनामा करवाकर भेज दिया जाता है। तो साफ तौर पे अगर कहा जाए तो शासन की मंशा है उस पर रायबरेली पुलिस पूरी तरह से पलीता लगा रही है। और अगर बात करें रायबरेली पुलिसिंग व्यवस्था की, तो पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है और अपराधियों पर, दबंगों पर लगाम लगाने पूरी तरह से फिर रायबरेली पुलिस नजर आ रही है। ऐसे में भले ही एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा लगातार ऐसे कदम उठाए गए थे और जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल हैं उनके द्वारा भी कठोर कदम उठाने की बात कही जाती है, लेकिन साफ तौर से अगर देखा जाए तो अभी जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दबंग और अपराधी हावी हैं और आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी, दबंगों की जो बेखौफ इरादे हैं वो साफ तौर पर यहाँ देखे जा सकते हैं। जब पुलिस को सूचना दे रहे हैं तो ड्राइवर का फोन तोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, इस पर प्रशासन कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम है और सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर, ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो आम लोग हैं वो पिस जाते हैं इसमें।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्सी स्टैंड से संबंधित मामले आते हैं दबंगई के, तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाकायदा टैक्सी स्टैंडों को शिफ्ट करने की बात कही गई। तो वहां मानक के अनुरूप जितने भी टैक्सी स्टैंड के मानक होने चाहिए वो उसके तहत टैक्सी स्टैंड के ठेके उठाए गए थे। लेकिन अभी तक ना तो रायबरेली जिले में कोई टैक्सी स्टैंड के मानक बनाए गए और ना ही कोई टैक्सी स्टैंड का ठेका उठाया गया। लेकिन पुलिस की मिली भगत से अगर देखा जाए तो ऐसे दबंग जो है वो गुंडा टैक्स वसूलते हैं और जो आने जाने वाले वाहन होते हैं, चाहे लोडर वाहन हो, चाहे जो फर्राटा भरने वाले ऐसे वाहन, डग्गा मार वाहन है, उनसे लगातार ये दबंग जो है गुंडा टैक्स वसूल कर अपनी काली कमाई करते हैं। लेकिन इस पर अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस की सह कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी वारदात सामने आए जहां पर ऐसे में मारपीट के मामले हुए थे। लेकिन पुलिस तक पहुंचते पहुंचते पुलिस पूरे मामले में समझौता करा देती है और कहीं ना कहीं पूरे मामले में लीपापोती कर देती है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर सामने आ रही, गांजा माफिया के बेटे की गुंडई, सैलून संचालक के बेटे को जमकर पीटा, गुंडई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तो मेरठ का ये मामला है जहां गांजा माफिया के बेटे की गुंडई देखी गई और अब जो ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों के साथ जो है पिटाई की गई और शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरेराह गुंडई से पीड़ित परिवार में डर का माहौल है और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। गांजा माफिया से सांठगांठ का आरोप पीड़ित परिवार की ओर से लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने की तादाद में जो है लोग यहाँ आए और भीड़ इकट्ठा है और मारपीट की ये वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नकाबपोश बदमाश है वो यहाँ गुंडई करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से शाहरुख सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शाहरुख, ये पूरा मामला क्या है? यहाँ साफ तौर पर कई नकाबपोश बदमाश जो है मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम का मामला है, जहां पर एक सैलून संचालक के वहां पहुंचते हैं और उस पे आधे दर्जन से ज्यादा यहाँ नकाबपोश लोग आते हैं, उसको अंदर से बुला करके उसकी पूरी तरीके से मारपीट कर देते हैं और उसके बाद लगातार उनके धमकाया जा रहा है और उसके बाद सीसी फुटेज में ये पूरा मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन पुलिस ने आज भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब जिसके बाद ये सीसी फुटेज देखी गई, उस पर फिर मेरठ के एसपी सिटी आयुष सिंह ने संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया। जी, और बात करें जो संचालक का बेटा है जिसकी पिटाई की गई है, उसकी हालत क्या बताई जा रही? जी बिल्कुल, जो उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मेरठ के जिला अस्पताल में वो भर्ती है और उसको लेकर के काफी परेशान उसके पिता है। लगातार अधिकारियों के उन्होंने रात चक्कर काटे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई कार्रवाई उनकी नहीं हो पाई है। अब जब ये पूरा वीडियो सीसी फुटेज वायरल हुआ है तो उसी को संज्ञान लेते हुए मेरठ एसपी सिटी ने आदेश किया है कि उसमें मुकदमा लिखा जाए और उसमें मुकदमा लिखा भी गया है। लेकिन लिखा गया है और पीड़ित परिवार जो है पुलिस पर सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, सुनील, आज जब शिकायत की गई थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पुलिस ने बिल्कुल इसमें संज्ञान नहीं लिया था। जब ये सीसी फुटेज वीडियो वायरल हुआ कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश लोग आते हैं और उसको अंदर से बुला करके उसकी पिटाई कर देते हैं और उसकी पिटाई भी इतनी ज्यादा की है कि उन्होंने उसकी बुरी हालत हो गई है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जी शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, हजरत इमाम हुसैनगंज की याद में और करबला में शहीद हुए उनके 72 साथियों की याद में रुदौली ब्लड डोनेशन ग्रुप ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें रुदौली और आसपास के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल पिछले कई सालों से रुदौली ब्लड डोनेशन ग्रुप लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहा है, जिससे इलाके में जब कभी भी किसी को अचानक खून की आवश्यकता पड़ती है तो रुदौली ब्लड डोनेशन ग्रुप ने तुरंत मरीजों को खून की व्यवस्था कराई है। ग्रुप के सक्रिय सदस्य आमिर खान और मोहम्मद शारिक ने बताया कि पवित्र महीने मुहर्रम में हम सभी युवाओं ने सोचा कि कोई कल्याणकारी काम किया जाए और ऐसे में सभी युवाओं ने एक मत होकर रक्तदान का कार्यक्रम बनाया और इस मुहिम में रक्तदाताओं का जोश देखते बन रहा था। सबने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कितने युवा ऐसे भी थे जिन्होंने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। महीने में शहदाए करबला के सदक़े में ये हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ आयोजन करवाया है।
तो टारगेट तो हम लोगों का ये है कि जितना मैक्सिमम हो जाए, लेकिन कम से कम जो है 72 डोनेशन तो कम से कम होने चाहिए, जो हम लोगों का टारगेट है, और इंशाल्लाह ये हो जाएगा अल्लाह ने। जो डोनेशन कैंप है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे करबला के 72 शोहदा कराम की याद में, उनसे अकीदत में, उनकी मोहब्बत में आज ये हमारे रदौली के नौजवान अपने जिस्म का खून आपके नाम पर दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है। ऐसे तो हमारा रदौली ब्लड डोनेशन ग्रुप से चलता है और रदौली में तमाम लोगों को इस तरह का ब्लड डोनेट किया जाता है। और वहीं जयपुर से खबर सामने आ रही, बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी, विधानसभा में हो रही बीजेपी विधायक दल की बैठक। जयपुर से ये जानकारी, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है जारी है और विधानसभा में ये विधायक दल की बैठक चल रही है। सीएम भजन लाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में विधेयक पर चर्चा भी संभव है। बजट पर जवाब पेश करेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। विपक्ष के हंगामे को कंट्रोल करने की बनाई जा रही रणनीति, तो ये जानकारी जयपुर से सामने आ रही है और विपक्ष के हंगामे को कंट्रोल करने की रणनीति भी इस दौरान बनाई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस दौरान जो है बजट पर जवाब पेश करेंगी, तो जानकारी सामने आ रही जयपुर से। बैठक में विधेयक पर भी चर्चा संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? क्योंकि जहां राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान हम बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। 10 बजे मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक शुरू हुई, जहाँ पर तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि आगामी होने वाले सप्ताह में बजट में किस तरह के प्रश्न के जवाब देने और सदन में क्या कुछ प्रश्न रखने हैं, जिन पर लगातार हमने देखा कि कई सवालों पर हंगामे खड़े दिखे। यहाँ पर 5 बजे दिया कुमारी जी, राजस्थान की वित्त मंत्री है, वो इस बजट पर अपने जवाब देगी और ये आखिरी जो है सवालों का, जहाँ पर आप बजट सत्र पर जवाब देने का सरकार का है, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री और खुद वहाँ पर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मौजूद है और बैठक में तमाम विधायकों को आना शुरू होगा और यही माना जा रहा था कि बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बिंदु जो विधानसभा में रखे गए हैं, उन तमाम विधानसभा राय मुद्दों पर चर्चा होगी। और हमने देखा कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी और कांग्रेस विधायक दल ने भाजपा को घेरने की और नीट परीक्षा हो या फिर आदिवासियों की दी गई शिक्षा मंत्री के दौरान हो। हालांकि हमने देखा कि इस विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब शिक्षा मंत्री खड़े होकर अपने सवालों के जवाब देने चाहे, लेकिन विपक्ष की हंगामा ज्यादा होती हुए उन्होंने लगातार अपने सवालों से चुप्पी साधी और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री खुद अभी चाह रहे हैं कि बैठक में तमाम मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाए और कैसे सरकार की जो सदन में कार्रवाई होनी है उसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि विधायकों के तमाम प्रश्नों के साथ ही उनको खड़े करके और संभागवार और क्षेत्रवार के पर उनके सवालों के जवाब तैयार किए जाए। जी कुलदीप, बताया जा रहा है कि बैठक में विधेयक पर चर्चा करने के साथ साथ बजट पर भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है जवाब पेश करेंगे इस दौरान विधायक दल की इस बैठक में। देखिए, राजस्थान सरकार अभी 9 महीने पूरे हो चुके हैं और ये अमूमन माना जा रहा है कि कुछ विधेयक सदन पर रखे जाएंगे और इन विधेयकों पर चर्चा होना संभव है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायकों विधेयकों पर चर्चा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस बजट पर आज जवाब मुख्यमंत्री दिया कुमारी पेश करेगी, तो कहीं न कहीं विपक्ष का एक हंगामा जरूर खड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है और 5 साल का ये बजट चल रहा है। आखिरकार सरकार इतना फंड कहाँ से लाएगी और इस फंड को कैसे राजस्थान में वितरित करने का काम करेगी। लेकिन लिहाजा कुछ विधेयकों पर जब चर्चा होगी तो सदन में कहीं न कहीं उस पर एक बारीकी नजर रहेगी, क्योंकि राजस्थान में अमूमन देखा कि 9 महीने से सरकार में कोई बड़े बदलाव नहीं हुए। अब ये चर्चा चल रही है कि ट्रांसपोर्टेशन हो या हो, तमाम चीजों को लेकर कुछ विधेयक पारित हो सकते हैं, इन विधेयकों की चर्चा संभव है। जी कुलदीप, विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए पक्ष जो है किस तरीके से, किन किन रणनीतियों पर इस दौरान बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, कैसे उनका जवाब दिया जाएगा? देखिए,
राजस्थान विधानसभा में अभी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां बैठी है और कांग्रेस की जो विधायकों की संख्या है वो काफी है, जहां पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सकते हैं, जहां पर 70 से ज्यादा विधायक एक पक्ष में बैठे हुए हैं। तो कहीं सरकार को एक मुश्किल जरूर खड़ी होती है जब किसी मुद्दे को बनाने की कोशिश की है। हमने देखा कि मदन दिलावर बार बार जब शिक्षा मंत्री का समय आया तो कांग्रेस ने वहां पर वॉकआउट किया। वॉकआउट सदन से करने के वहां सदन में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिरकार मदन दिलावर को स्थिति मांग की जाती है। पूरे मामले में कृषि एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया है दिया कुमारी की बात साथ अब मंत्री चर्चाओं में है कि इस्तीफा दे दिया जी सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।